साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं आप जैसे, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा है कि खेती की में सब्जियों की नर्सरी प्रबंधन के ऊपर आप एक वीडियो बना के शेयर करें। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं चर्चा करूंगा सब्जी वर्गीय फसलों में विशेष रूप से जो छोटे बीज वाली सब्जियां होती हैं, मिर्च, टमाटर, बैंगन इत्यादि, इनकी नर्सरी कैसे डालें, उनका प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि एक स्वस्थ फसल के लिए एक स्वस्थ पौध या स्वस्थ नर्सरी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पौधे स्वस्थ हैं तब आप उससे बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और फसल को लगा करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सब्जी वर्गीय फसलों में नर्सरी प्रबंधन कैसे करें। तो इसके लिए आपको यह ध्यान देना है कि जिस भूमि में आप नर्सरी डालना चाहते हैं, मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि सब्जी वर्गीय फसलों में जो छोटे बीज होते हैं, इनकी नर्सरी डालने की दो विधियां होती हैं। पहले विधि तो एक विधि है जिसे हम ट्रे विधि कहते हैं, थोड़ा सा हाईटेक होती है। इसमें एक ट्रे होती है, ट्रे में मीडियम को डाल करके बीज को लगाना होता है। लेकिन मैं आपसे चर्चा करूंगा एक ऐसी आम विधि की, एक आम नर्सरी की, जो हम किसान साथी काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, प्राचीन समय से करते आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये ज्ञान मिला है कि हमें नर्सरियों का प्रबंधन कैसे करना है, नर्सरी कैसे खेत में डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो नर्सरी में बीज रोग आते हैं वो दो तरह से रोग आते हैं। पहला रोग तो बीज जनित आता है, जो बीज के माध्यम से आता है, तो हमें बीज का उपचार भी अवश्य करना है। दूसरा जो है वो भूमि का उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे किसान साथी बीज उपचार तो कर लेते हैं, लेकिन भूमि का उपचार वो नहीं करते, उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आप जिस हिस्से में नर्सरी डालना चाहते हैं, उस हिस्से की 1 से 2 जुताइयां करके उसको छोड़ दीजिए। उसमें पानी लगा करके प्रयास ये करिए कि इसका सूर्य प्रकाश से उपचार अवश्य करिए। इसके लिए आपको 200 गेज की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है। जिस हिस्से में आप नर्सरी डालना चाहते हैं वहां पानी लगा के इस हिस्से को, इस जमीन को, इस भूमि को पॉलीथीन से पूरा ढक देना है और चारों ओर इस पॉलीथीन के जो मिट्टी के होती है उसे गीली करके पूरा पैक कर देना है, जिससे हवा बाहर ना जा सके। तो इससे होगा क्या कि टेम्परेचर बहुत अधिक जाएगा और अधिक जाने से लगभग 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि भूमि जनित जितने भी फंगस हैं या कई तरह के बैक्टीरिया हैं वो वहां मर जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। इसके बाद आप दूसरा उपचार क्या कर सकते हैं कि आपको जो क्यारी बनानी है, इसके बाद आप खेत को बढ़िया से गुड़ाई करके और क्यारियां बना लीजिए। प्रयास करिए कि क्यारी 1 मीटर से अधिक चौड़ी ना हो और 3 मीटर अधिक से लंबी ना हो, क्योंकि ये एक आदर्श मानक होता है। इसमें खाद डालने का निर्धारण भी आसानी से हो जाता है। मैं 1 मीटर चौड़ी नर्सरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर 1 मीटर से अधिक चौड़ी नर्सरी आप बनाएंगे तो जब आपकी नर्सरी बड़ी होगी तो कई बार उसमें खरपतवार निकलते हैं या अन्य कर्षण क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब आपका हाथ बीज तक नहीं पहुंच पाएगा, आपको नर्सरी में अंदर जाना होगा, इससे पौध का नुकसान होगा, पौध मरेगी। तो नर्सरी 1 मीटर चौड़ी होगी तो आप एक साइड बैठ करके आधी दूर तक और दूसरे साइड बैठ करके आधी दूर तक कर्षण क्रियाएं कर सकते हैं। तो जब आप क्यारी बना लेंगे, इसके पश्चात आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले इसका उपचार भी करना है। उपचार करने के लिए 1 बाई 3 मीटर क्यारी, आप 3 मीटर से ज्यादा भी लंबी रख सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, लेकिन 1 बाई 3 मीटर क्यारी में लगभग 3 तसला या 3 तगाड़ी गोबर की खाद ले लीजिए, कंपोस्ट खाद ले लीजिए। सबसे अच्छा है कि आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और इस कंपोस्ट में आप लगभग 50 से 70 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके, अच्छे से बढ़िया मिला करके इसे पेड़ की छाया में रख दीजिए और इसके ऊपर पानी डाल दीजिए, इसको गीला कर दीजिए। आप देखेंगे 8 से 10 दिन के बाद इसमें ट्राइकोडर्मा की कॉलोनीज ढेर सारी डेवलप हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इसको उठा करके वो जो क्यारी आपने पहले से तैयार कर रखी है उस क्यारी में एक सार छिड़क देना है, पूरी क्यारी में ये फैल जाए। और इसके पश्चात लगभग 500 ग्राम से 700 ग्राम आपको निबोली की खल ले लेना है, नीम की खल ले लेना है। अगर आपको नीम की खल नहीं मिलती है तो आप निबोली का चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, इसको आप इसमें भुरक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ट्राइकोडर्मा के वजह से इसमें जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और निबोली की वजह से जो कीट है, निबोली पाउडर या नीम का खल की वजह से जो कीट आपके उस भूमि में है वो सारे कीट मर जाएंगे और आपका ये खाद का भी काम करेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी पहुंचाएगा। इसके पश्चात आप पूरे खेत नर्सरी के हिस्से को एकसार कर लीजिए, लेबल कर लीजिए और इसके बाद आप इस नर्सरी में लगभग 5 सेंटीमीटर दूर या 2 इंच की दूरी पे हसिया से या कुदाली से या खुरपी की सहायता से लाइनें खींच लीजिए। बस ध्यान ये रखना है ये जो लाइनें होंगी अधिक गहरी नहीं होंगी, क्योंकि बीज को अधिक गहरा बोएंगे तो अंकुरण नहीं आ पाएगा। अधिक से अधिक आधा सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक गहरी आपको ये जो है लाइनें खींचनी है। और इसके पश्चात आप क्या करेंगे कि बीज को भी उपचार अवश्य रूप से करेंगे। बीज उपचार करने के लिए हमारी जो प्राचीन पद्धति है उसमें सबसे पहले हम बीज को भी सूर्य से उपचार करते थे।
तो हम क्या करेंगे कि जो हम बीज बोना चाहते हैं अपनी नर्सरी में, उसे हम कम से कम 1 दिवस के लिए 4 से 6 घंटे के लिए कड़ी धूप में फैला के रख देंगे, जिससे उसमें जो फंगस जनित बीमारियां हैं, अन्य जो चीजें आने वाली हैं, वो उससे दूर हो जाएंगी और सूर्य के द्वारा उसे एनर्जी भी मिलेगी। इसके पश्चात हम प्रयास करें कि ट्राइकोडर्मा विरिडी ही लगभग हम 3 से 5 ग्राम 100 ग्राम बीज के माध्यम से हम इसको उपचार कर सकते हैं, और इसमें हम नेबोली का तेल से भी इसका उपचार कर सकते हैं, और इसे छाया में रख के सुखा करके, जो हमने पहले से नर्सरी तैयार कर रखी है, जो लाइनें खींच रखी हैं, उसमें हम बीज को प्रयास करें कि एक एक बीज को डालें हम, जिससे बीज घने ना हो, बीजों की जो दूरी हो पर्याप्त हो। तो इस तरीके से डालने के बाद इसे हम ऊपर हल्का सा वही 50% गोबर और मिट्टी पहले से मिला करके रख लेते हैं, इसको ढक देते हैं इसके ऊपर, और फिर हजारे से या ऐसे किसी माध्यम से जिसमें बीज, अगर हम बहाने के माध्यम से सिंचाई करेंगे तो बीज बहने की संभावना रहेगी, नियत स्थान से बीज बह करके दूर चले जाएंगे, बीज ऊपर निकल आएंगे। तो प्रयास करें कि हजारे से उसको हम पानी दें, और कोशिश ये करें कि अगर संभव हो सके तो उस नर्सरी को आप किसी माध्यम से, घास से या पुआल से आप उसे ढक भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि नमी की मात्रा कम होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि विशेष रूप से जब हम ढकाई करते हैं नर्सरी की, तो इसको अंकुरण आते ही, जैसे ही अंकुरण हमारा खेत में स्टार्ट हो जाता है नर्सरी में, तो हम उस बिछावन को, ढकाई को हटा लेते हैं, अन्यथा हमारे जो पौध होंगे नए, वो सूर्य के प्रकाश उनको नहीं मिलेगा और वो पौध मरने लगेगी। इसके पश्चात हम ध्यान ये देंगे विशेष रूप से, जो नर्सरी में मुख्य प्रबंधन होता है, वो अंकुरण के पश्चात नर्सरी में एक बीमारी आती है। इस बीमारी को हम डैंपिंग ऑफ के नाम से जानते हैं, आर्द्र गलन या पात गलन भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही छोटा पौधा अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है और पौधा छोटा बनता है, लगभग 1 से 2 इंच का पौधा होता है, नर्सरी में फंगस का प्रकोप होता है। और आपने देखा होगा कि नर्सरी में जो पौधा होता है, उसकी जड़ के ठीक ऊपर का हिस्सा गल जाता है, और जिससे पौधा अपना भार नहीं उठा पाता और वो गिर जाता है, पौधा लुढ़क जाता है। तो आप इसको बचाने के लिए आपको इंतजार नहीं करना कि आपकी नर्सरी में ये बीमारी आए, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे तो अध्ययन में देखा गया है कि लगभग 80 से 90% तक कभी कभी ये बीमारी पूरी नर्सरी को नुकसान पहुंच जाती है, आपकी पौध को खराब कर देती है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो आप प्रयास करेंगे कि शुरू में आपने बीज उपचार कर लिया, भूमि उपचार कर लिया, जैसे ही आपका अंकुरण होता है और पौधे 1 इंच के आसपास के होते हैं, लगभग 8 से 10 दिन के पश्चात आप एक ड्रेंचिंग करेंगे आप अपनी नर्सरी में। और ड्रेंचिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का ही 5 ग्राम प्रति लीटर के मान से आप घोल बना लीजिए। और ड्रेंचिंग का उद्देश्य यह होता है, ड्रेंचिंग होता क्या है, आपको इतना ज्यादा पानी उस पर डालना है कि उसकी जड़ें और मिट्टी भी गीली हो जाए। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप पानी का स्प्रे वाला टंकी ले लीजिए, उसमें 5 ग्राम प्रति लीटर के मान से आप उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी घोल लीजिए, और आप स्प्रे को बहुत अच्छे से नजदीक से आप करिए, और ऐसा स्प्रे करिए कि पौधा भी भीग जाए और वो जो जमीन है, पौधे की जड़ें हैं, वो भी गीली हो जाए सारी। इसको आप अगर करते हैं एक स्प्रे, तो आपकी जो बीमारी आने वाली है, ये बीमारी रुक जाती है, इसका प्रकोप नहीं होता। और आप क्या करें, फिर 10 से 15 दिन के बाद एक स्प्रे आप और ट्राइकोडर्मा विरिडी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में ये बीमारी आएगी ही नहीं, और आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा, 100% स्वस्थ पौध प्राप्त होगी। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप नर्सरी को बनाएंगे, तो नर्सरी को बनाते समय आप खेत के ऐसे स्थान का चयन करेंगे जो स्थान थोड़ा सा ऊंचा हो और जहां बराबर सनलाइट पड़ रही हो। यदि आप छायादार स्थान का चयन करेंगे, तो छायादार स्थान से क्या होता है कि आपकी पौध को सूरज की रोशनी पर्याप्त नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपके पौधे कमजोर हो जाएंगे, उनकी बढ़वार ज्यादा तेज हो जाएगी, वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, वानस्पतिक वृद्धि, और वो कमजोर पौध होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी भराव की स्थिति भी ना हो, क्योंकि अगर जल भराव होगा तो वहां की नर्सरी के पौधे आपके खराब हो जाएंगे। तो 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज जो मैं खुद करता हूं अपने खेत पे, अपनी नर्सरी में, वो क्या है कि जैसे ही आपका अंकुरण स्टार्ट होता है आपकी नर्सरी से, तो आप उस नर्सरी को मच्छरदानी की सहायता से या नेट की सहायता से चारों ओर से ढक दें, जिससे कोई भी कीट या पतंगा उन पौधों तक ना पहुंच सके। तो हम तो ऐसा अनुभव हमारा है कि हम मच्छरदानी लगा देते हैं, और मच्छरदानी लगभग 100-150 रुपए की आती है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, मैं उसका लिंक भी यहां लगा दूंगा आपको, आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो मच्छरदानी लगाने से क्या होता है कि विभिन्न तरह के जो कीट पतंगे इस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, नर्सरी के कोमल पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, बीमारी को फैलाने वाले हैं, ये पौधे उस मच्छरदानी की वजह से इस नर्सरी तक अंदर नहीं आ पाएंगे। और लगभग 1 माह के आसपास
आपकी जो नर्सरी स्वस्थ तैयार होगी, रोग रहित तैयार होगी। इस नर्सरी को आप अपने मुख्य खेत में लगाएंगे तो आप अपनी फसल से अधिक लाभ ले पाएंगे। तो आप इस तरीके से जो मैंने बताई विधि, इस अनुसार यदि आप अपने खेत में नर्सरी का प्रबंधन करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्वस्थ फसल प्राप्त कर सकते हैं और इस फसल को मुख्य खेत में लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। और विशेष रूप से इसमें हमने जहर या कीटनाशियों का, कीट रक्षकों का प्रयोग नहीं किया है। प्राकृतिक तौर पर जो कीट रक्षक या फंगिसाइड है उनका ही हमने यूज किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन उगाइए, स्वयं अपने परिवार को जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन खिलाइए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे, समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।